देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं आपसे एक माह की अनलॉक 1 पर अपने देश की चर्चा करूंगा। अनलॉक भारत मिशन में 1 जून से 30 जून तक हमारे देश में अनलॉक 1 रहा। 31 मई तक लगभग 70 दिन के लॉकडाउन के बाद 1 माह को अनलॉक 1 ने देश के नागरिकों को कुछ राहत प्रदान की। देश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक 2 की घोषणा हो चुकी है और उसके दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। मेरी अपेक्षा के अनुसार और मेरे एक वीडियो में भी मैंने कहा था कि अनलॉक 1 में देश में संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख पार कर गया। दिन ब दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण अनलॉक 2 में बहुत अधिक छूट नहीं दी गई है। केवल अनलॉक 1 में दी गई छूटों को बरकरार रखा गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक और बढ़ा दिया गया है। हालांकि मिशन बिगिन अगेन के तहत जुलाई माह में थोड़ी और अधिक राहत प्रदान की गई है। राज्य में जून माह में भी कुछ छूट व शर्तों के साथ लॉकडाउन जारी रखा गया था। आश्चर्यजनक रूप से कहें या यूं कहें कि यह पहले से ही अपेक्षित था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनलॉक 2 की घोषणा करते हुए न तो अनलॉक 1 के बारे में कोई टीका टिप्पणी की और न ही कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमित नागरिकों के बारे में कोई चिंता दर्शाई। केवल गरीबों को जो मुफ्त अनाज केंद्र से दिया जा रहा था, 5 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो चना, वो नवंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री स्वयं सोचते हैं कि यह संक्रमण लगभग इस साल तो जारी रहेगा ही रहेगा। खैर, जाने दीजिए। आइए मैं आपसे अनलॉक 1 में चर्चा करता हूँ। अनलॉक 1 में चीन ने भारत के समक्ष युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए। LAC पर चीनी सैनिकों ने देश के 20 जवानों को मार दिया। बस यहीं से भारत में चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करना प्रारंभ कर दिया। चीन ने तिल मिलाकर अपने कदम वापस खींच लेने के संकेत दिए। कहावत है कि सूप तो सूप, चलने भी खटकने लगती है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए नेपाल जैसे छोटे देश ने भारत के बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात कर दी और शायद यह पहली बार हुआ है स्वतंत्र भारत के इतिहास में। यह तो जाहिर ही था कि इसमें चीन का सह है, वरना नेपाल जैसे देश भारतीय बॉर्डर पर सेना तैनाती की सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि नेपाल जानता है कि यदि 135 करोड़ भारतीय नेपाल में घुस भी आए तो पूरा नेपाल उनके कदमों तले रौंद दिया जा सकता है। भारतीय सेना को तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि चीन की इस कायराना हरकत के पीछे और युद्ध जैसे हालात पैदा करने के पीछे अन्य और भी कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यह चीन की जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीनी राष्ट्रपति का एक हथकंडा है, करतूत है। ज्ञातव्य हो कि पाकिस्तान भी जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण या फिर अन्य कारणों से जनता सत्ता के विरोध में हो जाती है, तब पाकिस्तानी सत्तासीन ध्यान भटकाने के लिए भारत पर हमले जैसे हालात पैदा करके अपनी फजीयत से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं और अब तक वह सफल भी होते आए। चीन में चीनी सत्तासीन राष्ट्रपति की कोरोना से फजीयत, चीन में बढ़ती बेरोजगारी और पार्टी पर चीनी राष्ट्रपति की कमजोर पकड़ होने से चीनी राष्ट्रपति बौखलाकर, तिल मिलाकर अपनी फजीयत से बचने हेतु युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। हालांकि चीन कभी भी भारत से युद्ध नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। नेपाल में भी नेपाली प्रधानमंत्री का भी चीनी राष्ट्रपति जैसा ही हाल है। नेपाल में भी राजनीतिक अस्थिरता है और विपक्ष
वर्तमान प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि WHO, अमेरिकी सहित यूरोपीय देश एवं विश्व की अन्य देश भी चीन में कोरोना के उद्गम की तलाश करना चाहते हैं और शायद चीन ऐसा नहीं चाहता, इसलिए भी वह ऐसा कर रहा हो सकता है। वैसे यह हथकंडा काफ़ी पुराना है। हमारे देश में भी पूर्व में यह हथकंडा काफ़ी सफलतापूर्वक अपनाया जाता रहा है। अब मैं कोरोना के हालात पर चर्चा करता हूँ। कोरोना के मद्देनज़र मेरा यह मानना है कि सरकारें, सरकारी मशीनरी, सभी लोग अपनी ताकत, परिश्रम गलत दिशा में लगा रहे हैं। जैसे नदी के प्रवाह के विपरीत नाव चलाने में परिश्रम तो अधिक लगता है, साथ ही आशातीत सफलता भी नहीं मिलती। यदि नाव नदी के प्रवाह की दिशा में चलाएं तो कम परिश्रम में आशातीत सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार सरकार और सरकारी मशीनरी को यह समझ लेना चाहिए कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से रोकना ना तो उनके वश में है और ना उनके हाथ में है, और हमारी सरकारें और सरकारी मशीनरी इसी लाइन पर अपनी ऊर्जा और परिश्रम बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि वह संक्रमित मरीजों को ठीक करने में अपना परिश्रम और ऊर्जा लगाएं। डॉक्टर्स, उनके स्टाफ की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ताकि पृथ्वी के ये भगवान, ये हमारे डॉक्टर्स अपनी पूरी क्षमता से मरीजों को ठीक करें। सरकारें डॉक्टर्स व उनके स्टाफ का ध्यान रखें और डॉक्टर्स अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मरीजों का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि हमें अवश्य ही आशातीत सफलता मिलेगी। यदि हम 50 से 55% ठीक होने वाली प्रतिशत को 75 से 80% तक में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह निश्चित ही कोरोना पर हमारी जीत होगी, और ये असंभव नहीं है। डॉक्टर्स व स्टाफ संसाधनों की कमी का रोना ना रोकर अपने कर्तव्य का पालन करें। हमारे पास जो भी संसाधन हैं उनको इस्तेमाल करें, पूरी क्षमता से करें, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रहा सवाल आंकड़ों का, तो अनलॉक 2 यानी 31 जुलाई तक संक्रमितों का आंकड़ा पिछले आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 से 20 लाख हो जाने आश्चर्य ना करें। सिर्फ इस पर ध्यान दें कि हम अधिकाधिक मरीजों को ठीक करके उन्हें उनके घर पर भेज सकें। आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, नमस्कार।